हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूज़ इन फोकस। अफेयर्स ग्रिड का एक बेहतरीन सीरीज जिसमें हम इकोनॉमी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो करंट इश्यूज होते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो टॉपिक है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है क्रोमियम कंटेमिनेशन इन वाटर। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इस वजह से रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर एनजीटी ने ये पाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये पाया कि वहाँ का जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो क्रोमियम से कंटेमिनेटेड हो चुका है, जिसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इस चीज़ को लेकर एनजीटी ने स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कि वो इमीडिएट और सफिशिएंट वाटर सप्लाई कराए जो कि क्रोमियम से फ्री हो, उसमें क्रोमियम ना हो और क्रोमियम जैसा पॉल्यूटेंट ना हो। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न के रूप में उसने एनजीटी ने इस चीज़ को देखा है। तो उत्तर प्रदेश के कई रीजन्स में क्रोमियम कंटेमिनेटेड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पाया गया है। तो ये क्या होता है, इस पर बात करते हैं। तो जो क्रोमियम होता है, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम एक मेटल होता है, एक धातु होता है, जो पानी के अंदर यानी कि पानी में और उसके अलावा ग्राउंड वाटर यानी कि जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, उसमें ये पाया जा सकता है। ये नेचुरल वे में भी पाया जा सकता है, उसके अलावा ये एंथ्रोपोजेनिक इसका सोर्सेज़ भी हो सकता है। यानी कि मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये कैसे आता है, ये मोस्टली आता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज़ की वजह से आता है। यानी जो फैक्ट्रियाँ हैं या जो कचरा आदि पानी में फेंक दिया जाता है, जो फैक्ट्रियों से आने वाला केमिकल है, उनसे ये ज़्यादा होता है, यानी कि ह्यूमन से ज़्यादा पॉल्यूटेड ये वाटर होता है। तो जो अगर आप देखेंगे तो जो क्रोमियम होता है, इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, है ना? फॉर्म ऑफ क्रोमियम की अगर हम बात करें, तो एक होता है वैलेंट फॉर्म, ठीक है? हेक्सावैलेंट क्रोमियम, ये हेक्सावैलेंट फॉर्म ऑफ क्रोमियम, तो ये हाइली टॉक्सिक होता है और इसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर हो सकता है और कैंसर जैसी सिचुएशन भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आप दूसरा वेरिएंट इसका देखें या दूसरा जो फॉर्म है, इसे कहा है ट्राइवैलेंट क्रोमियम कहा जाता है और ये एसेंशियल होता है ह्यूमन्स के न्यूट्रिशन के लिए, ह्यूमन्स या एनिमल्स के न्यूट्रिशन के लिए एसेंशियल होता है। तो ये नॉर्मल होता है, ये नॉन टॉक्सिक होता है। जो ट्राइवैलेंट क्रोमियम है ये नॉन टॉक्सिक होता है, ये एसेंशियल होता है इन ट्रेस अमाउंट, यानी बहुत छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ये ह्यूमन बॉडी में नेचुरली हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होता है, जो बॉडी को ठीक करने में मदद करता है। तो यानी कि कुल मिला के हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हेक्सावैलेंट फॉर्म जो है क्रोमियम का, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है और रिसेंटली ये उत्तर प्रदेश के जैसे अगर आप देखेंगे तो जो कानपुर सिटी है, कानपुर नगर है, कानपुर सिटी है, वहाँ के ग्राउंड वाटर में ये बहुत ज़्यादा पाया गया, जिसकी वजह से हमें ये यहाँ पर ये कंसर्न दिखाई देता है कि एनजीटी ने ये डायरेक्शन दिया है कि गवर्नमेंट इसको लेकर सफिशिएंट और उचित कदम को उठाए। अब यहाँ पे पीने के पानी को लेकर कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। लाइक अगर हम देखें तो पीने के पानी को लेकर भारत में जो स्टैंडर्ड है उसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड 10,500, ठीक है? ये आईएस, इसको ऐसे बोला जाता है आईएस 10,500। इसके अकॉर्डिंग जो है ड्रिंकिंग वाटर में हेक्सावैलेंट क्रोमियम की मात्रा मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50 माइक्रोग्राम पर लीटर होना चाहिए। 1 लीटर में मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही परमिसेबल किया गया है। मैक्सिमम जो है कितना है, इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए क्रोमियम हेक्सावैलेंट क्रोमियम का। तो हेक्सावैलेंट क्रोमियम की अगर हम बात करें तो 50 माइक्रोग्राम पर लीटर तक होना चाहिए। इसको अगर क्रोमियम पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? कौन-कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं? तो इसमें एक जो नॉर्मल सबसे देखा जाता है उसे कहा जाता है एडसॉर्प्शन, ठीक है? एडसॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे एक्टिव कार्बन्स होते हैं, एक्टिव कार्बन, तो एक्टिव कार्बन को यूज़ करके क्या किया जाता है कि पॉल्यूटेंट्स को बाहर निकाला जाता है पानी में। एक बायोसॉर्प्शन होता है, तो बायोसॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बायोलॉजिकल मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, लाइक जैसे
एल्गीज हो गया, बैक्टीरिया हो गई, फंगी हो गया, तो उसका यूज़ किया जाता है, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है? पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये जो एक्टिविटी है ये काफ़ी इको फ्रेंडली होती है बहुत ज़्यादा और लेस कॉस्टली होती है। इसके अलावा तीसरा जो मेथड है उसको कहा जाता है आयन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि इसमें हार्मफुल जो आयन्स हैं, यानी जैसे अगर हमने मान लिया हेक्सावेलेंट क्रोमियम के जो आयन्स हैं, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है लेस टॉक्सिक आयन से या फिर जो नॉन टॉक्सिक आयन्स हैं उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है, यानी कॉमनली यूज़ होते हैं ये तीनों के तीनों और दे आर वेरी इन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ये वेरी भी करते हैं। इसके अलावा जो अभी एट प्रेज़ेंट जो सबसे एडवांस टेक्निक है, जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसमें आप देखेंगे कि एक विधि है जिसको कहा जाता है सनलाइट ड्राइवन फोटो कैटालाइसिस, ठीक है? तो सनलाइट ड्राइवन फोटो कैटालाइसिस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीज़ें हैं, फोटो और कैटालाइसिस। कैटालाइसिस यानी कि हिंदी में इसे एक तरह से जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक से आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसा चीज़ होता है जो किसी भी प्रोसेस को क्या कर देता है, किसी भी प्रोसेस को बढ़ा देता है ना, उसको तेज़ कर देता है, लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस तकनीक में किसका यूज़ किया जाता है? तो इस तकनीक में यूज़ किया जाता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। ठीक है, किसका यूज़ किया जा रहा है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ इसमें किया जाता है। इसके नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। नैनो पार्टिकल का मतलब ये बहुत छोटे कण होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इंसान के बाल से भी लाख गुना छोटे होते हैं ये, ठीक है? ये लाख गुना छोटे होते हैं। तो इसका एनर्जी सोर्स क्या है? जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, इसका एनर्जी सोर्स क्या होता है? तो ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, इसके जो नैनो पार्टिकल हैं, इसको एक्टिव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसको सनलाइट की का यूज़ इसमें किया जाता है और सनलाइट का यूज़ होकर क्या होता है कि जब नैनो पार्टिकल्स किसके टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स जब सनलाइट इन पर पड़ता है तो इनका जो केमिकल रिएक्शन है वो शुरू हो जाता है और इस रिएक्शन के कारण पानी में जो मौजूद है कौन सा हेक्सावेलेंट क्रोमियम जो कि टॉक्सिक क्रोमियम है वो रिड्यूस होकर किस में चेंज हो जाता है वो दूसरे वाले में चेंज हो जाता है यानी कि ऐसे में चेंज हो जाता है जो कि न्यूट्रिएंट क्रोमियम है यानी कि आप देखेंगे कि ऐसा क्रोमियम जो नॉन टॉक्सिक है जो दूसरा वाला था अपना ट्राईवैलेंट क्रोमियम ठीक है ट्राईवैलेंट क्रोमियम में ये चेंज हो जाता है ठीक है किस में चेंज हो जाता है ट्राईवैलेंट क्रोमियम में ये चेंज हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव माना जा रहा है ये जो मेथड है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन इसमें बन ही जाता है, तो ये हाईली एफिशिएंसी है इसमें, बहुत तेज़ी के साथ इसमें काम होता है और बहुत अच्छा माना जा रहा है इसको। क्रोमियम को रिड्यूस करने में जो वैलेंट क्रोमियम है उसको रिड्यूस करके क्या ट्राईवैलेंट क्रोमियम में चेंज करने के लिए, तो न्यूट्रॉन में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ देखा कि एक तरह से जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है इसको ध्यान रखना है, जो नया एकदम यूज़ हो रहा है और जो मेथड्स हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो क्रोमियम अ, टॉक्सिक वाला है उसका क्या नाम है? हेक्सावेलेंट क्रोमियम। ट्राईवैलेंट क्रोमियम की बात करें तो ये 2 फॉर्म में क्या क्रोमियम पाया जा रहा है, ठीक है? जो क्रोमियम है ये 2 फॉर्म्स में इस तरीके से पाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो क्रोमियम इम्पोर्टेंट है और ये अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, कई रीजन्स में पाया गया। मेनली अगर देखा जाए तो कानपुर में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है। तो ये आज का इम्पोर्टेंट टर्म्स थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन और इसके साथ-साथ मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप टेलीग्राम पर पीडीएफ्स के लिए मुझे फ़ॉलो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है ही अफ़ेयर्स ग्रिड के, जो कि आपके साथ हमेशा रहेगा। तो अफ़ेयर्स ग्रिड को सब्सक्राइब करते ही आप एक कदम बढ़ जाते हैं अपने टारगेट की ओर। तो यूपीएससी का जो पेपर 3 होता है ना? पेपर 3 होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है, ये
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप देखेंगे तो इनका वेटेज एवरेज कितने मार्क्स का होगा? तो आप देखेंगे तो इनका वेटेज एवरेज 80 मार्क्स का होता है। मतलब 200 में से कितना 80 प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से और 20 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछ ही लेता है, और इसका 40 मार्क्स और इसका 40 मार्क्स, तो आप मेरिट में अपने आप ही पहुंच जाते हैं। प्रीलिम्स का जो मेरिट लिस्ट लगता है जीएस पेपर 1 का, ठीक है? जीएस पेपर 1 का सी सेट तो आपको करना ही होगा अच्छे से। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में एक अलग एनालिसिस में। तो थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद।